फॉर्मर एम्बेसडर जे के त्रिपाठी सर, अब आप चूंकि ओमान में खुद डिप्यूट रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा होगा इस बड़े धमाके के बाद, इस बड़े अटैक के बाद? जाहिर है कि वहां पर अमेरिका के बेस कैंप्स भी है 8 जगहों पर, और वो अमेरिका के साथ बाकी तमाम देश सहयोग करते रहे हैं। बस एक ईरान ही है जो लगातार उसकी मुखालफत करता रहा है, और शायद ये आखिरी आवाज के तौर पर देखा भी जा रहा था। अब इसके बाद क्या हालात वहां के होंगे? और जरा इस पर भी बात करिएगा, जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है जिसको बंद करने की धमकी IRGC ने दे दी उसके नेवी विंग ने, कि अब यहां से कोई जहाज गुजरेगा नहीं, इसका असर क्या होगा? देखिए मकसूद, पहली चीज़ तो जो ये है कि मिडिल ईस्ट में अभी क्या चल रहा है, तो देखिए ये बड़े विडंबना की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जब ईरान का ऑपरेशन हिजबुल्ला और गजा के खिलाफ हो रहा था, फिलिस्तीन के खिलाफ, किसी भी मुस्लिम देश ने इतनी ये नहीं किया कि वो इन देशों के, इनके नागरिकों के साथ खड़ा हो जाए। यहाँ तक कि किसी ने भी गजा से फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देने की भी पेशकश नहीं की जी। सिर्फ मौखिक जबानी जमा खर्च करते रहे। अब जब ईरान की बात आई है तो वही चीज़ दिख रही है कि देश ठीक है बयान दे रहे हैं, लेकिन बयान से आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये भी विडंबना देखिए कि अभी जो कल OIC की बैठक हुई है इस्तांबुल में, टर्की ने की है, और टर्की ने करके ईरान पर हमले की निंदा की है, उस टर्की ने जो खुद नेटो का मेंबर है भी। एग्जैक्टली। तो आप ये सोच लीजिए कि किसके बयान में कितनी सच्चाई है, इसी से पता लगती है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि होर्मुज़ के जलभूमध्य से जहाँ उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए सऊदी अरबिया को छोड़ दीजिए, बाकी कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान के पास तो बहुत कम है। तो इन सब देशों से जो ऑयल आता है वो होर्मुज़ के स्टेट से होके आता है जी। अब अगर वहाँ से बंद हो जाएगा ऑयल आना या रिस्की हो जाएगा तो सप्लाई कम होगी और ऑयल के दाम बढ़ेंगे। अभी भी वैसे बढ़ ही रहे हैं जी। सऊदी अरबिया लाल सागर से अपना जिद्दा वगैरह से भेजता है, लेकिन लाल सागर में भी अगर स्वेज से वो होगा तो लाल सागर में हूती की पहुंच होगी। हूतियों के डर से आपने देखा कि अभी जब ईरान को संधि करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा, इस पर नाराजगी इजराइल ने जाहिर की थी। तो यमन या हूती से कैसे समझौता कर सकते हैं सिर्फ ये परेशानी कि अमेरिकी जहाजों को नुकसान ना पहुंचा जाए? प्लीज कंप्लीट। जी, ये परेशानी होगी। और दूसरी चीज़ ये जो अभी फोर्डो पे हमला हुआ, इसकी बात बताई जा रही, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे जी। कि इनकी जो GSU 57 है, इनकी पहुँच 60 मीटर तक है, 60 मीटर से नहीं, 60 मीटर तक है। और ये जो फौजों वगैरह में जो वो 90 मीटर की गहराई 90 मीटर के, हाँ, 90 और ये मीटर। 90 मीटर के ऊपर ऐसा किया जाता है कि पहले रीइंफोर्स कंक्रीट, उसके बाद फिर अर्थ, फिर रीइंफोर्स कंक्रीट, फिर अर्थ, क्योंकि अर्थ जो होती है वो कुशन कर देती है धक्के को जी। तो अगर 60 मीटर पहाड़ के नीचे, हाँ 60 मीटर तक पहुंचेंगे तो भी 30 मीटर या 20 मीटर बच जाएगा जी। तो थोड़ी बहुत क्षति हुई होगी। और इसके साथ अगर आप जोड़ करके देखें ईरानी IRGC के बयान कि साहब ये तो हम पहले ही इसको हटा चुके थे, और वो ईरान ने पहले भी कहा था कि हमें इस तरह के हमले का अंदेशा 6 साल पहले से था और इसलिए हम उस पर काम कर रहे थे। तो कोई ताजुब नहीं कि ईरान ने उसको हटा लिया हो। अब ये बात है कि इसका अंत कैसा है कि देर सवेर ईरान को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के पक्ष में कोई नहीं है। जैसे कि कर्नल त्यागी ने कहा है कि रूस और चीन के अपने मामलात हैं, और मेरे ख्याल से रूस के साथ ट्रंप का ये हो चुका है कि आप यूक्रेन में जो करना चाहो करिए, हमारे माइनिंग राइट्स को नुकसान न पहुंचे, हमें उसके बदले में ईरान में करने की, क्योंकि 3 साल से एक मोर्चा खुला हुआ है रूस यूक्रेन के बीच में। अगर रूस इधर इंटरवेंशन की कोशिश करेगा तो उधर हथियारों की सप्लाई NATO बढ़ा देगा और रूस को फिर वहां पर फंसा देगा।